गुड इवनिंग टीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजोर नेटवर्क या नेटवर्क के ऊपर हम पूरा डिस्कस करने वाले। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कई डेवलपर्स के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई डॉट नेट डेवलपर है, कोई जावा डेवलपर है, कोई पीएचपी डेवलपर है, पाइथन का डेवलपर है। तो वो ये बोल सकता है कि भाई नेटवर्क मुझे क्यों पढ़ना है, नेटवर्किंग की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मैं तो कोडिंग करता हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो हमेशा याद रखो, चाहे आप डेवलपर हो, टेस्टर हो, कंटेंट डेवलपर हो, अगर आप लाइफ में टेक्निकल रहना चाहते हो, धीरे धीरे आप सीनियर बनते जाओगे। आज तुमको कोई टास्क देता है और आप उसको काम करते कोडिंग करते हो, कल आप दूसरे को टास्क दोगे, आगे जाके आर्किटेक्ट बनोगे तो आप सॉफ्टवेयर को पूरा डिजाइन करोगे। सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा, पाइपलाइंस कैसी होगी। तो अगर आप टेक्निकल रहना चाहते हैं तो आपको फिर आगे सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी भी पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी पता होना चाहिए, नेटवर्किंग भी पता होना चाहिए, एजोर क्लाउड पता होना चाहिए, सर्वर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ नॉलेज है, बहुत डीपली नॉलेज है, तो आप कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आएगा। एक अगर मान लो कोई टेस्टर अगर इस सेशन को देख रहा है, क्यूए अगर पर्सन है वो अगर देख रहा है, तो ये जरूर दिमाग में आएगा कि नेटवर्किंग से हमें क्या करना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब मैं प्रोग्रामिंग का सेशन ले रहा हूँ और वहां का कोई टेस्टर है सेशन में, वो सोचेगा ये मेरे किस काम का, मैं तो टेस्टर हूँ। भाई टेस्टर कब तक रहोगे, यही आ गया, टेस्टिंग भी खत्म हो जाएगा तो करोगे क्या फिर, आईटी फील्ड छोड़ के दूसरा काम करोगे। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या टॉप लेवल पे अपने आप को पहुंचा दो कि आप एआई टूल यूज करके वो काम कर ले जो आपको कोडिंग नहीं करना है, आपको बैठ के मैनुअल टेस्टिंग नहीं करना है, वो आगे चल के सब ऑटोमेट होगा। लेकिन हमें जो नॉलेज चाहिए, एक ब्रॉड नॉलेज चाहिए, ताकि हम वो काम करवा सकते हैं टूल जैसा हमको एआई यूज करना है। तो इसीलिए ये नॉलेज सारे जरूरी है। अगर आप 7-8 साल के, 9-10 साल के भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको ये सब यूज करना आना चाहिए। और उसके बाद तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप टेक्निकल रहते हो तो। आप नॉन टेक्निकल में चले जाते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो, डिलीवरी मैनेजर बन जाते हो, या और भी बहुत सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, उधर चले जाते हो, तो आपको फिर टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपके कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, मीटिंग और दूसरे स्किल्स वगैरह वहां पर बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल रहना चाहते हो हमेशा, तो आप याद रखो कि आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। आज मैं भी उस पोजीशन में हूँ, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट पोजीशन पे, और मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड डिजाइन जब किया जाता है, आपको सब पता होगा, तभी आप सबके प्रोविजन रख सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि कोई भी टॉपिक अगर आईटी से रिलेटेड है, वो सबके काम का है ना। तो कभी ये मत सोचो कि हमारे फील्ड का ही नहीं है, ये हमें नहीं सोचना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग की तरफ। तो ये सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क क्या होता है। अगर आईटी में नेटवर्क वर्ड का मतलब आप देखोगे तो एक सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा डिवाइस अगर आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो उसे नेटवर्किंग बोलते हैं। और कम्युनिकेट होने से क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा कंप्यूटर है और वो आपस में नेटवर्क कर दिए गए, या तो वायर के थ्रू किए थे करते या फिर वायरलेस करते। वायरलेस मतलब जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, और वायर के थ्रू मतलब जैसे लैन केबल लगाते होते हैं। तो ये हो गया नेटवर्क। एक दूसरा नेटवर्क, जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारे मोबाइल थे और सब किससे चालू है, वाईफाई सब में लगा हुआ है, और वो सब राउटर से जुड़े हुए हैं आपके घर में जो आपने इंटरनेट लगा के रखा हुआ है, और आप यूट्यूब चला रहे हो, तो वो यूट्यूब का सर्वर कहाँ है, कहीं और है, डाटा सेंटर में है। तो आप यहाँ से यूट्यूब के सर्वर को एक्सेस कर पा रहे, वीडियो देख पा रहे, इसका मतलब कि ये पूरा कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग में है, तभी आप उस सर्वर तक रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो नेटवर्किंग सिंपल सा चीज समझ में आ गया कि आपको मल्टीपल थिंग को आप अगर कम्युनिकेट करते हो, उसे नेटवर्क बोलते हैं। तरीका हमारा कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेट करने का, बट नेटवर्क की ये डेफिनेशन है। अब इसको ये देखते हैं कि नेटवर्क क्यों चाहिए, मतलब जस्ट ये कनेक्टिविटी है या और कुछ है। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे एप्लीकेशन रीचेबिलिटी, अगर आप नेटवर्क से जुड़े नहीं हो तो कोई भी एप्लीकेशन दूसरे जगह तक या दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच ही नहीं सकता। अगर यूट्यूब है किसी एक डाटा सेंटर में है, लेकिन पूरे दुनिया के लोग अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से और डेस्कटॉप से यूट्यूब को चला पा रहे, क्योंकि नेटवर्क है। और नेटवर्क के, मैंने एक और जो फाउंडेशन क्लास में नेटवर्क समझाया था कि आपके नेटवर्क जो होते हैं सैटेलाइट के द्वारा कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल से होते हैं,
और जो हमारे जो समंदर है उसके अंदर भी फाइबर ऑप्टिक केबल मल्टीपल कंट्री को जोड़ा हुआ है, ताकि हमारा इंटरनेट का डाटा जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है। और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये काम करते हैं, वो सर्विस देते हैं। तो ये नेटवर्क में होने के कारण आपका एप्लीकेशन जो है आप तक पहुंच पाता है, जबकि रहता कहीं और है, सर्वर कहीं और है और उसी में डिप्लॉय है, लेकिन आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि आप नेटवर्क के थ्रू। सिक्योरिटी बाउंड्रीज होती है। तो नेटवर्क है तो इसका मतलब नहीं कि कोई कुछ भी डाटा यूज कर लेगा, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लेगा। तो अपनी उसकी सिक्योरिटी बाउंड्री होती है, रूल्स होते हैं, वो नेटवर्क पे लगाए जाते हैं। परफॉर्मेंस, तो पहली बात तो नेटवर्किंग शुरू में बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन नेटवर्क होने के बाद धीरे धीरे परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ी। डाटा ज्यादा ट्रांसफर होने लग गया, एप्लीकेशन जो पहले छोटे हुए करते थे बहुत बड़े बड़े होने लगे, हैवी होने लगे। तो जब एप्लीकेशन जो बहुत हैवी है उसको अगर मान लो आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप इतने बड़े बड़े एप्लीकेशन चला नहीं पाओगे। तो जैसे आपका पहले नॉर्मल जीपीएस इंटरनेट था, फिर 2G आ गया, 3G स्पेक्ट्रम आ गया, 4G आ गया, और अभी क्या चल रहा है, 5G चल रहा है। या आपके घर में तो अभी फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू इंटरनेट आ रहा है, तो आपका डाटा ट्रांसफर रेट बहुत हाई हो रहा है। और हाई इसलिए हो रहा है कि वो डिमांड है। अगर आपको वापस पुराने जमाने का इंटरनेट में बैठा दे, आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला पाओगे मोबाइल में, कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करके ढंग से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि चेंज होते जा रहा है ना सिस्टम। तो अब परफॉर्मेंस की जरूरत हो गई, यानी कि आप कितना स्पीड से आपका डाटा ट्रांसफर हो सकता है। हाइब्रिड कनेक्टिविटी होता है, हाइब्रिड कनेक्टिविटी का मतलब है एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है दूसरे डिफरेंट एनवायरनमेंट से जुड़ी है और आपस में इधर से उधर डाटा ट्रांसफर कर पा रहा है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। फिर स्केलेबिलिटी आ गई, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अचानक लोड आ गया तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। जैसे यूट्यूब सर्वर है, अब यूट्यूब सर्वर को ऐसा बनाया गया है कि अब आपके पास बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट है और आप उसमें पिक्चर देख रहे हो, तो आप देख रहे हो आराम से बिना रुके बिना डिस्टर्ब के, आपको स्मूथली पिक्चर देखते हो। बट आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट कम है, 3G नेटवर्क है, तो भी आपका इंटरनेट में चलेगा, क्योंकि वो चेक कर लेता है स्पीड। वो क्या करेगा, क्वालिटी डाउन कर देगा, लेकिन आपकी वीडियो को रुकने नहीं देगा, स्मूथ चलने देगा, तो उसके फ्रेम रेट कम कर देगा। तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि नेटवर्किंग में वो सब चेक हो जाता है आपकी डिवाइस से, तो उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर जो होता है स्केलेबिलिटी, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, तो इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये नेटवर्क के थ्रू हो सकता है। एंटरप्राइज सेगमेंटेशन, तो ये सब जो चीजें हैं हम बोलते हैं कि भाई नेटवर्क तो होना चाहिए, लेकिन एंटरप्राइज गोल क्या होता है, कारपोरेट लेवल पे आप क्या सोचते हो जब नेटवर्क को लेकर काम करते हो? सबसे पहला आप सोचते हो कि आपका ट्रैफिक फ्लो जो है वो सिक्योर होना चाहिए। ट्रैफिक में क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है, बॉक्स डाटा, है ना, बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स है जिसको पैकेट्स बोलते हैं, और वो ट्रांसफर होते रहता है, लेकिन वो कोई बीच में से उठा ना ले। तो उसके लिए सिक्योर होना बहुत जरूरी है, तो प्लान होता है आर्किटेक्ट का कि भाई मेरा डाटा जो है, ट्रैफिक जो है वो सिक्योर होना चाहिए। प्राइवेट कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्राइवेट कम्युनिकेशन मतलब कि बाहर वाले को उसका पता ही ना चले, और अंदर के दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या अंदर दो डिवाइस है, वो अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई पब्लिक उस पर एक्सेस ही नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। एक प्राइवेट कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हाइब्रिड कनेक्टिविटी मतलब एक एनवायरनमेंट अलग है, दूसरा एनवायरनमेंट अलग है, फिर भी वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको हाइब्रिड कनेक्टिविटी बोलते हैं। प्रिडिक्टेबल राउटिंग, आपका जो डाटा है आप कहाँ भेजना चाहते हो वहीं जाता है। अगर आप यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो आईआरसीटीसी का वेबसाइट ओपन करने के लिए, तो वो आपका रिक्वेस्ट पूरा घूम फिर करके वहां पर चले जाएगा जहां पर वो एप्लीकेशन एक्चुअल में डिप्लॉय है, तभी आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो पाएगा। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क, पिछले सेशन में भी बताया था कि ऑलवेज जीरो ट्रस्ट नेटवर्क पे ही काम करना है। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क मतलब आपको किसी पे बिलीव नहीं करना है, हर बार आपको वेरिफिकेशन करना है। अभी नेटवर्क फंडामेंटल देख लेते हैं थोड़ा सा। नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या होता है, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स है, जैसे कि कोर सर्विसेज में आप देखोगे तो एक वर्चुअल नेटवर्क। अगर आप आईटी फील्ड में जुड़े हो तो डेफिनेटली ये सब कहीं ना कहीं सुने होंगे। वर्चुअल नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में वी नेट बोलते हैं, सब नेट होता है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है, और राउट टेबल होता है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज होती है, अगर नेटवर्क को आपको समझना है तो एटलीस्ट कम से कम आपको इसको समझना पड़ता है। तो जैसे मान लो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब पब्लिक नेटवर्क, कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो बोलते हैं कि वो इंटरनेट में काम कर रहा है। तो इंटरनेट से जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो पहले रिक्वेस्ट आती गेटवे के पास, यानी आपका कोई भी एप्लीकेशन है वो बिना गेटवे का डायरेक्ट पब्लिक को दिया नहीं जाता है, गेटवे बीच में लगाना पड़ता है।
और गेटवे के थ्रू क्या होता है कि वर्चुअल नेटवर्क में डाटा जाता है, और वर्चुअल नेटवर्क से फिर आपके नीचे जो सर्विसेज है उसको वो एक्सेस करना स्टार्ट करता है। तो ये एक्चुअली में एक फंडामेंटल चीज है जो मैं अभी और डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। मैं एक पिछले स्लाइड का ना इसको और डिटेल में समझा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुमको कठिन ना लगे। जैसे मान लो कि वर्चुअल नेटवर्क, ताकि मतलब एक नॉन टेक्निकल भी होगा वो भी समझ जाएगा। वर्चुअल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक प्राइवेट जगह, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक सोसाइटी बनी है बहुत बड़ी, उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पार्क है, स्विमिंग पूल है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो प्राइवेट एरिया, मतलब आप ऐसे मन किया घूमते घूमते टहलते चले गए और अंदर जा करके स्विमिंग में नहा के आगे नहीं कर सकते ना। बाहर से, पब्लिक से कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता क्योंकि वो रिजर्व्ड एरिया, प्राइवेट एरिया है। तो ऐसे ही जैसे कि मान लो कि हमारा सर्वर होता है या फिर हमारा क्लाउड है, तो क्लाउड के अंदर हम एक एरिया लेते हैं अपना काम करने के लिए। तो उस एरिया को हम वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि वीनेट बोलते हैं। वीनेट मतलब वो हमारा प्राइवेट एरिया हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बैंक का एप्लीकेशन बनाना है और कम से कम 9-10 एप्लीकेशन तैयार करना है, तो डिप्लॉय आपको कहाँ करना है? एजोर क्लाउड में। तो एजोर क्लाउड में आप सबसे पहले क्या लोगे? अपना एक एरिया लोगे, वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे। तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो भी आप उसमें सॉफ्टवेयर डालोगे, आपके 10 प्रकार के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। पेमेंट गेटवे का सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, रिटेल बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो बैंकिंग के 10-12 सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको आप रखोगे कहाँ? क्लाउड तो बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है क्लाउड। लेकिन आप क्या करोगे? एक एरिया को रिजर्व कर दोगे और वहां पर अपने एप्लीकेशन को रखोगे। वो एरिया जो आएगा वर्चुअल नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका प्राइवेट एरिया कहलाता है। तो जैसे आप सोसाइटी बताए, वो आपका वीनेट है जिसके अंदर सब कुछ आता है, लेकिन वो सब प्राइवेट आता है, बाहर की कोई पब्लिक उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये वर्चुअल नेटवर्क समझ में आ गया। दूसरा हम देखते हैं सबनेट। सबनेट क्या होता है कि वर्चुअल नेटवर्क जो बताया ना, प्राइवेट एरिया बहुत बड़ा, उसके अंदर भी और डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपकी कॉलोनी है, सोसाइटी है, जिसमें मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें मिलके बनती है एक सोसाइटी। तो सबनेट क्या हो सकता है? जैसे उसके अंदर बिल्डिंग है जिसको अपन नाम दे दिए ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, या बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3। तो ये जो बिल्डिंग 1 है वो एक सबनेट है, बिल्डिंग 2 एक सबनेट है। यानी हमने क्या कर दिया कि वो जो प्राइवेट एरिया जिसमें बहुत सारी चीजें थी, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया। तो वो कहलाएगा सबनेट। तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर के छोटे छोटे डिवीजन को अपन सबनेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वर्चुअल नेटवर्क में मैंने बताया कि आपने एप्लीकेशन डाला था, क्या क्या डाला था? जैसे रिटेल बैंकिंग, फिर आपने उसमें डाल दिया था कॉर्पोरेट बैंकिंग, या फिर आपने उसमें डाल दिया जैसे पेमेंट गेटवे। तो इस प्रकार के आपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपने रख दिए किसमें? वर्चुअल नेटवर्क में। लेकिन एक सॉफ्टवेयर को भी पकड़ लो, जैसे कि रिटेल बैंकिंग है, तो रिटेल बैंकिंग को भी छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। उसके अंदर क्या बना दिया हमने? वेब सर्वर, डाटाबेस, फ्रंट एंड सर्वर, ऐसे अलग अलग उसको भी डिवाइड कर दिए। तो उससे मिल करके क्या बना? एप्लीकेशन बना। तो एप्लीकेशन अगर मान लो 5 चीजों से मिलकर बन रही, तो हमने उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो वो जो एक एक पोर्शन है वो सबनेट के अंतर्गत आएगा। तो सबनेट क्या है? वर्चुअल नेटवर्क के अंदर के ही और उसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो उसको सबनेट बोलते हैं। अब जैसे आप बोलोगे कि इससे फायदा क्या होता है? भाई वर्चुअल नेटवर्क बना के काम करो, सबनेट की क्या जरूरत है? तो वर्चुअल नेटवर्क जो होता है ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति इसके अंदर घुस गया चोरी करने के लिए, अब जो सबनेट, भले वर्चुअल नेटवर्क में भी एक सिक्योरिटी लगा हुआ है, लेकिन किसी हैकर ने क्या किया? सिक्योरिटी तोड़ के इसके अंदर चला गया और एक बार मेहनत किया और अंदर चला गया। लेकिन अंदर आपके जितने भी पार्ट्स है वो सबनेट में डिवाइड है, और हर सबनेट के अंदर अपना छोटा छोटा सिक्योरिटी है। तो अगर आप इसके अंदर जाके किसी एक सबनेट के अंदर जाके डाटा लेके भी भाग गए, तो अगर उसके अंदर 10 भी थे तो बाकी तो आपके बच गए। अगर किसी ने वेब सर्वर को हैक कर लिया अंदर जा करके, तो डाटाबेस तो आपका सेफ हो गया, डाटाबेस में तो नहीं घुस पाए ना। तो इस प्रकार से वर्चुअल नेटवर्क के अंदर भी जो पार्ट्स बनाते हैं उसके अंदर भी छोटी सिक्योरिटी होती है, और जो वर्चुअल नेटवर्क होता है पूरा, उसके उसमें भी सिक्योरिटी होती है। लेकिन आपके ये मोर सिक्योर करने के लिए हम इसको नेटवर्क के इसमें, और मैनेजेबल करने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि मैनेजेबल करने के लिए हम इसको डिवाइड कर दें। तो ये दो चीज आप सबको समझ में आ गई, राइट? वर्चुअल नेटवर्क, इसको ऐसा समझो कि बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें
आपके पार्क हो गए या बहुत सारे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, जो भी चीज़ है, वो सब मिला करके आपने प्राइवेट एरिया बना दिया, उसको वर्चुअल नेटवर्क बोल रहे हैं। और क्लाउड में अगर देखेंगे तो आपके पास 10-12 एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है, आपने एक एरिया रिजर्व कर दिया, अपना एक बाउंड्री बना दिया नेटवर्क का, और उसी के अंदर आपका एप्लीकेशन सेफ रहेगा, तो वो वर्चुअल नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें बाहर से कोई पब्लिक नहीं घुस सकता। वो आपकी पर्सनल असेट्स है। और सबनेट मतलब उसको हमने और डिवाइड कर दिया अलग अलग सुविधा के लिए, मैनेज करने के लिए, राइट। अब इसके बाद देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसजी बोलते हैं, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? ये एक प्रकार की बहुत सारी पॉलिसीज होती है इसमें। तो जब भी कोई आपके प्राइवेट एरिया में जाने की कोशिश करता है, तो उसको चेक किया जाता है कि भाई तुमको वहां जाने की परमिशन है कि नहीं। अगर जा चले गए तो क्या वहां से कुछ लेके जाने की परमिशन है कि नहीं। तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होती है कि बहुत सारी पॉलिसीज होती है, और वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि किसको अंदर जाने देना, किसको नहीं देना है। जैसे कि कोई पोर्ट को ओपन करना पड़ता है। अगर जैसे कि आपका डाटाबेस है, डाटाबेस के पोर्ट को ओपन नहीं किया तो बाहर से तो कोई व्यक्ति, भले उसके पास पासवर्ड भी क्यों ना हो, नहीं एक्सेस कर सकता। जैसे आपके पास वीएम है, तो वीएम आपने बना दिए क्लाउड के अंदर, आप सोच रहे हो कि मैं आरडीपी से कनेक्ट कर दूंगा, नहीं कर सकते। आपको पहले नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में उसका पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। अगर वर्चुअल मशीन के जो पोर्ट होता है जिसको आरडीपी से कनेक्ट किया जाता है, रिमोट डेस्कटॉप से जो कनेक्ट किया जाता है, वो अगर मान लो पोर्ट ही ओपन नहीं है, तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। पोर्ट ओपन है और फिर आपके पास आईडी पासवर्ड है, तो आप फिर आरडीपी से उस वीएम को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो रहता है, अंदर के जितने भी कंपोनेंट होंगे क्लाउड के, तो इस पॉलिसी के थ्रू हमको एक्सेस मिलता है। आपको याद रखना है, अगर आपको किसी चीज का एक्सेस को किसी को देना है, पब्लिकली ओपन करना है, तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स बनाने पड़ेंगे, पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, कुछ इन बाउंड आउट बाउंड रूल्स इस टाइप के बहुत सारे रहते हैं, उसको सेट करना पड़ता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है, ये एक प्रकार के सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसीज को कलेक्ट करके रखता है, और उसकी अकॉर्डिंग आपका जो है सिक्योरिटी काम करता है, राइट। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, ये एक्चुअली में एप्लीकेशन का गेटवे होता है। सपोज मेरे पास 10 एप्लीकेशन है, और मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी पहले एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप में जाएगी, इसको शॉर्ट में एएसजी बोलते हैं। और फिर अंदर जा करके उसको जब परमिशन मिलेगी, तब वो एक्चुअल एप्लीकेशन पे जा करके अपना काम करेगी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है कि जितने अपने इंफ्रा के डिवाइस है, चाहे वीएम हो गया, है ना, आपका एपीआईएम हो गया, डाटाबेस सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, एपीआई सर्वर हो गया, फंक्शन ऐप हो गया, जो भी एजोर में सर्विसेज है, वो उनके लिए मेन पॉलिसीज आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में। वैसे ही अगर आपके एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तो उनको मिला करके एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप में से पास कर सकते हैं डाटा, तो आपकी सिक्योरिटी उस पर अप्लाई हो जाती है। और राउट टेबल का मतलब ये होता है कि जो आपको कहीं तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो मोबाइल में जैसे गूगल मैप है, तो गूगल मैप में आपको क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है, आपको कहीं जाना है, और आप उस रास्ते को फॉलो करते हो, तो आप क्या करते हो? अपनी मंजिल में पहुंच जाते हो, जो आपका टारगेट प्लेस था वहां पहुंच जाते हो। ऐसे राउट टेबल होता है। तो राउट टेबल में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहती है। जब कोई रिक्वेस्ट आती है, और रिक्वेस्ट वहां तक जाने में कहाँ से होके जाना पड़ेगा, किस जगह से होके जाना पड़ेगा, किस नेटवर्क के टनल से जाना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन राउट टेबल से मिलती है। और उसके हिसाब से हमारा जो रिक्वेस्ट है, हमारा जो डाटा है, पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जाता है। तो ये एक कुछ टर्मिनोलॉजी थी, मैं सोचा कि और अच्छे से समझा दूं। अब यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं, जैसे कि वाई एनएसजी इज स्टेटफुल। तो एनएसजी में कोई स्टेट नहीं होता, इसमें बस रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है। हर रिक्वेस्ट को वो सारी पॉलिसी रीड करता है, और फिर बोलता है कि ठीक है, तो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो पॉलिसीज का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई सेशन नहीं होता, मतलब एक रिक्वेस्ट आई है तो अगली बार सेम रिक्वेस्ट आई तो फिर बोलेगा अरे तू आ जा, पहले आ चुकी है, ऐसा नहीं। वो हर बार फिर से वेरिफिकेशन करेगा। तो इसमें जैसे क्लाइंट है, तो क्लाइंट अगर मान लो पोर्ट ओपन है 443, तो वो वेब वीएम तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर पोर्ट ही ओपन नहीं है, तो क्लाइंट खत्म, वो वहां तक वीएम तक ही नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो है ट्रैफिक को अलाउड करने का जो काम करता है, वो एनएसजी करता है। और एनएसजी का सेटअप पहले करना पड़ता है, तो वहां पर बताना पड़ता है कि हमको कौन सी चीज को अलाउ करना है और किसको नहीं करना है। यहाँ देखो एक डायग्राम भी दिया हुआ है। डायग्राम में जैसे हमारे पास दो वीएम है, वीएम 1 और वीएम 2, और यहाँ पर एक यूजर है। तो ये यूजर क्या कर रहा है?
कि ये इसको वेब सर्वर है, मान लो इसमें डिप्लॉय है वेब एप्लीकेशन, इसको ट्राई कर रहा है ओपन करने का। लेकिन ओपन करने के लिए इसके पास एनएसजी में क्या किया गया कि 80 को अलाउड किया गया, 8080 को डिनाई किया गया। अब मान लो ये यूजर है, अगर उसको वीएम के एप्लीकेशन को ओपन करना है, वेब को, तो 80 पोर्ट एक्सेस करना पड़ेगा। यूआरएल के आगे 80 लगाना पड़ेगा कॉलन करके, तो आपको एक्सेस होगा। अगर 8080 लगाएंगे, वो वेबसाइट आपकी ओपन ही नहीं होगी। आपने एड्रेस प्रॉपर लिखा है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट ही ओपन नहीं है। तो ये सब रूल्स जो है ना, ये सब सेट किया जाता है एनएसजी के अंदर। तो एनएसजी पूरा का पूरा एक वीनेट का एक एनएसजी होता है, और उसके अंदर सबनेट होते हैं, तो वो दोनों को हैंडल कर लेता है, वीनेट को और सबनेट को। अब यहाँ पर और डिटेल्स में देखते हैं। वीनेट वीनेट एक लॉजिकल आइसोलेट नेटवर्क इन एजोर है। तो आइसोलेट का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने एक सोसाइटी का एग्जांपल दिया, तो सोसाइटी क्या आइसोलेट है? एक सोसाइटी ए है, वो आइसोलेट है। सोसाइटी बी, वो आइसोलेट है। सोसाइटी सी, ये अपने आप में एक सोसाइटी है। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सोसाइटी ए में रहता हूँ, तो वो सोसाइटी ए के जो चीज है उसको एक्सेस करने का, उसके अंदर घूमने का सारा परमिशन होगा। लेकिन सोसाइटी बी में नहीं जा सकता हो, है ना? उसको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी देनी पड़ेगी अपने जो गार्ड रहते हैं गेट पे। तो यानी कि आइसोलेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो वैसे ही वीनेट जो है एक लॉजिकली आइसोलेट नेटवर्क होता है। तो अगर आपकी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर आपको रखना चाह रही, डिप्लॉय करने जा रही, तो आपको अपना एक वीनेट लेना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी कंपनी है, सेम एजोर पे वो भी काम करना चाहती है, तो वो अपना वीनेट लेगी। और उसका वीनेट और आपका वीनेट का कोई मेल नहीं है, दोनों एक अलग अलग एरिया है। वो रिजर्व्ड एरिया जिसमें आप काम करोगे। ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? वीनेट आपको एक आईपी एड्रेस स्पेस देता है। आप उसमें आईपीज अपने सेट करते हैं, आपको आईपी दे देता है, ताकि उसको आप उसके द्वारा एक्सेस कर सको। रिसोर्स कम्युनिकेशन देता है। तो रिसोर्स क्या करते हैं? वीनेट का अगर आप उसको परमिशन देते हैं, तो उससे वो कम्युनिकेशन हो सकता है। आइसोलेट बाउंड्री, जैसे मैंने बताया कि बाउंड्रीज बना रहा है अलग अलग, आइसोलेट करके। डीएनएस इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड हाइब्रिड कनेक्टिविटी, यानी कि अलग अलग एनवायरमेंट को भी आपस में जोड़ देता है। तो हाइब्रिड कनेक्टिविटी ये समझ जाओ कि जैसे कि एक सोसाइटी ए है और एक सोसाइटी बी है, लेकिन उन दोनों को जोड़ दिए गए एक प्राइवेट रोड बना करके अंदर से। प्राइवेट रोड का मतलब है कि सोसाइटी ए के लोग बी में जा सकते, बी वाले ए में जा सकते, पब्लिक नहीं जा सकती उधर। तो इस प्रकार का एक हाइब्रिड कनेक्टिविटी जो है वीनेट भी प्रोवाइड कर देता है। तो वीनेट का आईपी जैसे लिखना रहता है, तो कैसे लिखते हैं उसका एक सैंपल यहाँ दिया है। 10.0.0/16। तो ये इस प्रकार से इसको दिया जाता है। और वीनेट जब एक से ज्यादा बनाया जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि 10.0.0.0.1 कर देंगे, बाकी /16 रहेगा। तो इस प्रकार से हम आईपीस की वैल्यूज को चेंज करके हम मल्टीपल वीनेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लो कोई बैंक है, वो अपना सेपरेट वीनेट बनाना चाहता है। इसको अपने एप्लीकेशन डालना है, जैसे कोर बैंकिंग का एप्लीकेशन है, पेमेंट का एप्लीकेशन है, मोबाइल का एप्लीकेशन है, एनालिटिक्स का एप्लीकेशन है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक अपना वीनेट लेगा और वीनेट के अंदर उस एप्लीकेशन को रखेगा। तो क्या होगा, ये प्राइवेट एरिया मिल गया उसको, और वहां पर उसके एप्लीकेशन सेफ रहेंगे। तो वीनेट आपको लेना पड़ता है जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे, और खास करके एक से ज्यादा कर रहे, तो आप अपना प्राइवेट एरिया लेके उसमें काम करते हो। बेनिफिट क्या मिलता है? आइसोलेशन। आइसोलेशन जैसे मैं बताया, सोसाइटी ए एक अलग हो गई, सोसाइटी बी एक अलग हो गई, इस प्रकार के आइसोलेट करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर के लिए वीनेट लेती है, और एक दूसरी कंपनी है वो भी सॉफ्टवेयर बना रही है, वो भी एजोर में वीनेट ले रही है, तो वो आइसोलेट रहेंगे। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पे उसकी जो परफॉर्मेंस है कम ज्यादा की जा सकती है। ट्रैफिक अगर ज्यादा आ गया तो भी वो हैंडल करने में सक्षम होता है। और सिक्योरिटी सेगमेंटेशन तो डेफिनेटली सिक्योर होता है। जैसे आपका एनएसजी है, एनएसजी इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वीनेट डीप आर्किटेक्चर, थोड़ा सा डीप आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं इसमें, तो जैसे कि वीनेट का डिजाइन रूल देखते हैं, नेवर ओवरलैप सीआईडीआर रेंज। इसका मतलब है कि अगर आप कोई आईपी सेट कर रहे हो, तो सेम आईपी दो को नहीं दे सकते। आपकी बाउंड्रीज बनती है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया प्रोडक्शन का, यहाँ नॉन प्रोडक्शन का और शेयर डिवाइस का। तो यहाँ देखो, 10.10, 10.20 बाकी सेम है, पर यहाँ 10, 20, 30 और 40, ये वाले पोर्शन को इसने क्या चेंज किया। लेकिन
चेंज है, ये इसमें कोई भी सिमिलर नहीं है। तो ये ज्यादा जरूरी है। आपका पहला रूल यही बताता है कि आपका ये अलग अलग होना चाहिए, सेम आप यूज नहीं कर सकते। तो फिर इससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक आइसोलेट हो जाएगा और नॉन प्रोडक्शनल आइसोलेट अलग हो जाएगा। डीआर अलग हो गया और शेयर्ड सर्विसेज अलग हो गई। तो आपकी सर्विसेज को आपने क्या किया, आइसोलेट कर दिया अलग अलग। फिर उसके बाद आपका है प्लान फ्यूचर ग्रोथ। तो आप और ज्यादा उसको बढ़ा सकते हो। आपके पास जो आईपीज है, ये बढ़ा सकते हैं ना बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 दिया है, आप सोचो इसको 10 20, ये करने के बदले 10 11 ऐसा भी करोगे। फिर अगर ये पहला पोर्शन अगर कंप्लीट हो गया, सेकंड को चेंज करो, ये हो गया थर्ड को चेंज करो। तो ये तो बहुत ज्यादा, आप इसको कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। रिजर्व्ड एड्रेस स्पेस, आपका एड्रेस रिजर्व्ड हो गया, यानी कि एक बार जैसे प्रोडक्शन में आपने ये एड्रेस दे दिया, अब ये एड्रेस का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गया कि प्रोडक्शन के लिए ही यूज होगा। फिर आपका सेपरेट प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शनल। सेपरेट मतलब आइसोलेट, तो अलग अलग आपने दिया हुआ है, ये अलग है ये अलग है, तो वो सेपरेट हो गया, उसकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ वो किया गया। तो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक जो होता है ना, ओवरलैपिंग आईपी रेंज ब्लॉक थियरी। अगर आपने किसी कारण से प्रोडक्शन में जो आईपी दे रहे हो, ये किसी और को दे दिए, शेयर्ड सर्विस में भी सेम यूज कर दिए यही वाला, आपके ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा बंद हो जाता है, नेटवर्क काम नहीं करता है। फिर ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, और फिर उसको जैसे डुप्लीकेट को हटा देंगे, फिर से आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। तो ये ज्यादातर गलती हो जाती है, अगर मैनुअल अच्छे से नोट डाउन नहीं कर रहे, डायरेक्ट डालते जा रहे हैं, तो कभी डबल भी हो जाता है, सेम हो जाता है दो जगह। तो ये सेम होना नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पर इसको बताया गया। सबनेट, वी नेट के अंदर के छोटे छोटे पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, प्राइवेट एरिया, उसको वी नेट बोला था। लेकिन उसके अंदर जो बिल्डिंग है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, आप उसको सबनेट मान मान सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि सबनेट क्यों बनाया जाता है। सबनेट इसलिए बनाया जाता है कि वीनेट के अंदर अगर मान लो कोई घुस गया, सिक्योरिटी को तोड़ के, कोई हैकर, तो किसी एक वीनेट को उसको हैक करना पड़े, सॉरी सबनेट को हैक करना पड़ेगा, और उस सबनेट के ही डाटा को उठा सकता है। बाकी बहुत सारे सबनेट है, तो सबको एक्सेस नहीं कर सकता, सबकी अपनी खुद की सिक्योरिटी है, हम लगा के रख सकते हैं। राइट, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है, वीनेट आपका क्या था, ये पहला वाला है। जैसे प्रोडक्शन का था ना, प्रोडक्शन का अपने डाला था, तो वैसे ही एक मान लो कि आपका वीनेट है 10.0.0.0/16। अब इसने क्या किया, इसके सबनेट बना दिया। अब सबनेट बनाने में इसने क्या किया, जैसे इसको वेब के लिए, ऐप के लिए, डाटाबेस के लिए और मैनेजमेंट के लिए बनाना है, तो इसने कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, देखो ये बीच वाला जो है ना, इसको चेंज कर दिया। जैसे 10.0.1.0, और दूसरा इसने क्या चेंज कर दिया, यहाँ 24 आइडेंटिटी लगा दिया। अब जितने सबनेट अगर इसके अंदर आएंगे, जितने भी आएंगे, सब में 24 रहेगा। क्या चेंज होगा, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 200 500 कितने भी सबनेट बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी सेम नियम है कि अगर सबनेट का कोई ग्रुप बन रहा है, तो इस ग्रुप में भी कोई सेम नहीं हो सकता। इसके अंदर भी सेम डाले, ये काम करना बंद करेगा, कॉन्फ्लिक्ट कर देगा। ऐसी जो वीनेट है, आपके पास ऐसे वीनेट बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेम नहीं हो सकते। और वीनेट के अंदर जो सबनेट आप बना रहे हो, ये सबनेट सेम नहीं हो सकते। तो ये बस ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये पिक्चर तो क्लियर हो गया, वीनेट बहुत बड़ा एरिया, प्राइवेट एरिया, जहां पर आप अपने एप्लीकेशन रख रहे हो। सबनेट, उस एप्लीकेशन के अंदर भी छोटे छोटे आपने डिवाइड कर दिए पोर्शन को। आप बोल सकते हैं जैसे वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डाटाबेस सर्वर, ऐसा करके, और उसको आपने सबनेट दिया हुआ है। तो ये नेटवर्क टीम होती है एक्चुअली में, जो ये पूरा डिजाइन करती है। लेकिन एज एज पर सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, आपको पता होना चाहिए। आप गाइड करते हो उनको, रूल बताते हो, आप उनको डायरेक्शन देते हो, वो काम करती है, इंप्लीमेंट करती है, बट डिसीजन आपका रहता है। तो पर्पस क्या रहता है सबनेट का, कि एक तो आइसोलेशन हो गया, जैसे वेब अलग हो गया, ऐप अलग हो गया। अगर किसी ने वेब को एक्सेस कर लिया, तो जरूरी नहीं कि वो ऐप डाटाबेस को भी एक्सेस कर लेगा। सिक्योरिटी बाउंड्रीज होती है, ऐप वेब की अपनी सिक्योरिटी बाउंड्रीज है। वेब की डिफरेंट सिक्योरिटी हो सकती है, ऐप की अलग हो सकती है, और डाटाबेस की एक डिफरेंट सिक्योरिटी हो सकती है। तो अपनी अपनी बाउंड्री होती है उसकी। स्केल प्लानिंग कर सकते हैं, तो स्केलिंग यानी कि आपकी ज्यादा ट्रैफिक आने पे वो कैसा बिहेवियर करेगा, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर देगा, परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, वो सारी चीज स्केल प्लानिंग में आता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोल रहा है, वन सबनेट, वन सिक्योरिटी बाउंड्री। यानी कि आपका जो एक सबनेट होगा,
जैसे कि ये एक सबनेट है, तो इसकी जो सिक्योरिटी बाउंड्री है वो अलग होनी चाहिए, और एक दूसरा जो है इसकी अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिक्योरिटी बाउंड्री को हमने चारों पे अप्लाई कर दिया, नहीं, ये नियम के खिलाफ है। तो आपको सबकी सिक्योरिटी बाउंड्री अलग रखनी पड़ेगी, अलग अलग सबनेट की। रिकमेंडेड सेगमेंटेशन हम देखते हैं, जैसे कि मान लो नाम जो दिया जाता है ना, जैसे कि वेब सर्वर और ऐप सर्वर की बात कर रहे थे, तो एग्जैक्ट इसको ये बोला जाता है कि जैसे वेब सबनेट है, ऐप सबनेट है, तो ये हमने सबनेट लगा करके हमने बना दिया। हमारे पास जितने भी सबनेट है हमको बनाने पड़ते हैं। जैसे फायरवेल है, तो फायरवेल के लिए हमने सबनेट बनाया। बैशन सर्विस हम यूज कर रहे हैं जोर की, उसके लिए सबनेट बनेगा। तो आपको सबका सबनेट बनाना पड़ेगा, और वो नाम में तो सबनेट लिख देंगे, तो कल की डेट में आप देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा कि ये अच्छा सबनेट है, किसी वीनेट के अंदर के पोर्शन को डिवाइड किया गया सबनेट में। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोल रहा है कि नेवर मिक्स डाटाबेस और वेब वर्कलोड, यानी वही आइसोलेट करना है। ये साफ बोल रहा है कि सबकी अपनी अपनी बाउंड्री रहेगी, आप कोई एक बाउंड्री में दो तीन को नहीं डाल सकते। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ऑलवेज आइसोलेट होना चाहिए जो भी आपके टायर से। एनएसजी मैंने फिर से बता रहा हूँ इसमें कि एनएसजी मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज रहती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि मैंने यहाँ पर ऐसा पॉलिसी कर दी है कि 4.3 का पोर्ट को मैंने ओपन कर दिया। तो 4.3 पोर्ट को जब मैं ओपन करूंगा तो सिक्योर एप्लीकेशन जो होते हैं ना, एचटीटीपीएस वाले वेब एप्लीकेशन, वो आपका चालू हो जाएगा। आप ब्राउजर में जब डालोगे ना, उसको हिट करोगे, तो आपको एप्लीकेशन से डाटा मिलने लगेगा, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने ये पोर्ट को डिनाई करके रखा हुआ है 3389, जो कि आरडीपी के लिए होता है, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट के द्वारा वर्चुअल मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, भले आपके पास यूजर नेम पासवर्ड सारे क्रेडेंशियल है। लेकिन अगर ओपन ही नहीं किया गया उसका पोर्ट, यानी कि उसको पब्लिकली नहीं किया गया, प्राइवेट हो गया ना, पोर्ट ओपन नहीं किया, तो आप बाहर से उसको इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको फिर मेल डालना पड़ेगा आपके एडमिन को कि मुझे इसका एक्सेस दो। एक्सेस दो मतलब पोर्ट को ओपन करो, एक्सेस तो आपके पास मिल भी चुका होगा, बट पोर्ट ओपन नहीं होगा तो आप कनेक्ट नहीं कर। ऐसी डाटाबेस के लिए पोर्ट ओपन करना पड़ता है। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, सबके अपने पोर्ट रहते हैं, वो पोर्ट अलाउ करने से वो एक्सेसिबल हो जाता है। तो इसमें जो कंट्रोल होता है एनएसजी में, ज्यादातर तो अलाउ और डिनाई, यानी किस ट्रैफिक को अलाउ करना है कि अंदर जाओ, और किसको बोलना है कि भाई तू यही रुक जा, तू अंदर नहीं जा सकता एज पर पॉलिसी। ठीक है। रूल्स एंड कंटेंट्स में क्या आएगा, जैसे कि आपका सोर्स है, डेस्टिनेशन है, पोर्ट है, प्रोटोकॉल है और प्रायोरिटी है। ये सारे इसके रूल्स है। जब आप एनर्जी को जाके देखोगे एजोर में ओपन करके, तो वहां पर आपको ये बताएगा कि भाई आपने अगर सोर्स सेलेक्ट कर लिया कि पर्टिकुलर सोर्स से ही डाटा आएगा, तभी एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मान लो आपका लैपटॉप डिवाइस है या आपकी स्टैटिक आईपी है, वो मैंने वहां रजिस्टर कर दिया, तो इसका मतलब है कि मैं तो कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सेम आईडी पासवर्ड किसी दूसरे रिसोर्स को दूंगा, वो अपने घर से कनेक्ट करेगा नहीं होगा। तो इस प्रकार का सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ये सारी चीज को सेट करनी पड़ती है, इसके रूल्स होते हैं। तो वो आपको करना होगा। लेकिन आप बस इतना जान लो कि एनएसजी एक प्रकार का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है, जहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज और रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि किसको डिनाई करना है, अलाउ करना है, इस प्रकार की चीजें। तो ये पूरा प्रोटेक्शन देती है आपके एप्लीकेशन को और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर एक जैसे कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ये रूल क्या होता है? इनबाउंड रूल का मतलब होता है कि बाहर से इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा जब आपकी कोई रिक्वेस्ट अंदर जाती है, आप वीएम के अंदर कोई रिक्वेस्ट अगर भेज रहे हो, तो भाई सबसे पहले तो आप एनएसजी पे जाओगे, है ना। इनबाउंड रूल चेक करेगा कि भाई ये अंदर घुस रहा है कोई रिक्वेस्ट, इसको देना है कि नहीं परमिशन। अगर उसने परमिट कर दिया, आपका एनएसजी बोलता है ओके ये अच्छी, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं, आने दो इस रिक्वेस्ट को, तो वो आपका क्या करेगा, सबनेट के पास पहले जाएगा, और उस सबनेट से आपका क्या बाइंड रहेगा, वीएम। तो वीएम का डाटा वहां तक तो पहुंच गया आपका रिक्वेस्ट, लेकिन वीएम से वापस रिस्पॉन्स आपके पास कैसे आएगा, उल्टा, रिवर्स में। तो वीएम से फिर से एनएसजी के पास जाएगा, एनएसजी, एनआईसी जो है एनएसजी उसके पास जाएगा, फिर सबनेट एनएसजी के पास जाएगा। डेस्टिनेशन यानी कि आप हो यहाँ पर, यूजर है, तो यूजर तक वो डाटा मिलेगा। तो यानी आप वीएम में डाटा डाल सकते हो, ये अलग परमिशन है, लेकिन वीएम से वापस आपको डाटा मिल सकता है, ये अलग है। तो इसलिए एक को इनबाउंड बोलते हैं, एक को आउटबाउंड बोलते हैं। और इनबाउंड और आउटबाउंड को हमको सेट करना जरूरी है। जब तक इसको सेट नहीं करेंगे, रूल ओपन नहीं करेंगे, आपका कोई रिक्वेस्ट अंदर जा ही नहीं पाएगा किसी सर्विस का।
तो ये सेट करना पड़ता है, राइट। इसमें भी ज्यादातर पोर्ट को ओपन करते हैं, पोर्ट्स रहता है ना, वो ओपन किया जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ देख लेते हैं एएसजी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। जैसे एनएसजी था, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, यानी कि ये सारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो एएसजी है, ये आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप होता है। तो आप एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हो। ये जैसे कि मान लो कि आपका आईपी बेस्ड रूल ट्रेडिशनल मॉडल में चलता था। आईपी बेस्ड रूल का मतलब है कि आप अपनी कंपनी में 50 कंप्यूटर रखे हो, और हर कंप्यूटर की एक आईपी लगा कर रखे हो, और आपने यहाँ पर एएसजी में सेट कर दिया कि ये 50 आईपी है, इससे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो तू उसको एक्सेप्ट कर लो और उसका रिस्पॉन्स दे दो। इस आईपी के अलावा कहीं से आएगा रिक्वेस्ट तो रोक दो। तो ऐसे भी रूल्स हम यहाँ पर बना सकते हैं एएसजी में। लेकिन अभी जो है हमारा मॉडर्न मॉडल जो है, ये एप्लीकेशन बेस्ड रूल है। एप्लीकेशन बेस्ड रूल का मतलब, जैसे मैंने लास्ट कल के सेशन में बताया था, मैनेज्ड आइडेंटिटी। हाँ, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन जो है ना, वही अपने रूल्स क्रिएट कर लेते हैं कि किस किस एप्लीकेशन को परमिशन देना है, क्योंकि एप्लीकेशन का भी कम्युनिकेशन होता है। डायरेक्ट आपके डेस्कटॉप लैपटॉप से ही आप बार बार सर्वर को कनेक्ट करोगे, ऐसा नहीं होता। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में भी डाटा ट्रांसफर होता है। तो ये इसके जो रूल्स अगर बनाए जाते हैं तो इसको इस प्रकार से रखा जाता है, वेब एएसजी, ऐप एएसजी। जैसे वहां पर एनएसजी लगा रहते हैं, यहाँ एएसजी लगा के आपको कोई सेव करना है और उसके अंदर आपको पॉलिसी डिफाइन करनी है। बेनिफिट्स क्या है? इजियर स्केलिंग हो जाती है, क्लीनर रूल्स होता है, और ऐप सेंट्रिक सिक्योरिटी हो जाती है। यानी कोई ऐप का एक्सेस आपको तुरंत बंद करना है, आप ईएसजी में जा करके उसको लॉक कर दो, तो जितने यूजर उसको यूज कर रहे थे, तुरंत उनको वो यूज एक्सेस बंद हो जाएगा, तुरंत वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका ऐप सेंट्रिक सिक्योरिटी मिल गया। अब यहाँ जो काम करोगे पूरे एप्लीकेशन में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सब इससे जुड़े हुए हैं सारे एप्लीकेशन। राउट टेबल, राउट टेबल जैसे कंट्रोल्स पैकेट डायरेक्शन। ये एक्चुअली में पैकेट्स क्या होता है? जैसे एग्जांपल से व्हाट्सएप से तुम लोग कोई फोटो भेजते हो किसी को, तुमने अपने मोबाइल में कोई फोटो खींचा है कैमरे से, और आप उसको व्हाट्सएप के द्वारा अपने किसी दोस्त को भेज रहे हो। तो वो फोटो जैसे जेपीजी फोटो होगा या पीएनजी फोटो होगा, 2 एमबी का भी हो सकता है, 10 एमबी का भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 एमबी का भी है, तो जब आप उसको भेजते हो तो वो 2 एमबी का डाटा डायरेक्ट नहीं जाता। वो डाटा जो होते हैं ना, जो आपका इमेज है ना, बहुत छोटे 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 टुकड़े में, पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जब नेटवर्क के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो छोटे छोटे डाटा बॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बहुत सारे डाटा बेस, जैसे कि एक इमेज आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो हो सकता है कि 500 डाटा बॉक्स बन गया, हो सकता है कि 1000 डाटा बॉक्स तैयार हो गया, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल। और वो तेजी से नेटवर्क में जाते हैं, बहुत तेजी से जाते हैं, और जाके सर्वर पे जाते हैं। और सर्वर के थ्रू फिर जो जिसको भेज रहे थे फोटो, उसके पास जाते हैं। और वहां जाकर के वो डाटा पैक जो है ना, इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर उसको दिखाई देता है कि अरे हाँ, मेरे को फोटो मिल गया, तो सामने वाला भेज जाता है। लेकिन सोचो इसकी लेटेंसी कैसी होती है। आप यहाँ से भेज रहे हो और तुरंत उसको दिख रहा है, हाँ मिल गया मुझे। यानी कि 1 सेकंड डिले होगा या मिली सेकंड होगा। तो ये हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस है। तो जितना नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ गया है अभी आज की डेट में, हम ज्यादा बड़े से बड़े डाटा को कम समय में हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं, राइट। तो ये आपका राउट टेबल है। ये डायरेक्शन देता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेगी, कहाँ कहाँ से होके जाएगी। जैसे मान लो इंटरनेट है, इंटरनेट से आपने कोई रिक्वेस्ट भेज दिया, वर्चुअल एप्लियंस में गया, वीपीएन में गया, या एक्सप्रेस राउट के थ्रू जाएगा, पीयर्ड नेटवर्क, तो मतलब वो आपके किस रास्ते से जाएगा, वो डिफाइन किया जाता है राउट टेबल के अंदर। और वो राउट टेबल कोई भी जब नेटवर्क में पहली बार रिक्वेस्ट आती है, तो राउट टेबल से वो लेती है डायरेक्शन, वो कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कहाँ से होते हुए जाना है। और इस हिसाब से वो आपका जो डाटा है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ट्रैफिक इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि राउट टेबल के थ्रू ही आपका डाटा जा रहा है, तो आप उसमें कैप्चर करके देख सकते हो भाई क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, एक स्टोरी याद आ गई, थोड़ा सा बता देता हूँ 1 मिनट में। एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने की एपीआई थी। और लोकल में जब वो डाउनलोड करते थे पीडीएफ, तो वो 100 मिली सेकंड में हो रहा था। यानी कि 1 सेकंड से भी बहुत कम समय रहता है, 100 मिली सेकंड। फिर हमने उस एप्लीकेशन को, उस एपीआई को डेवलपमेंट में डाला, तो भी वो फटाक से
हो जा रहा है 200 मिली सेकंड में। फिर हमने उसको यूएट में डाला, प्री प्रोडक्शन में, तो वहां भी फास्ट काम कर रहा है। और जैसे उसको प्रोडक्शन में डाले तो वो 6 मिनट से 7 मिनट ले रहा है। सेकंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 मिनट ले रहा है, अभी 4 मिनट ले रहा है। तो अब ये इशू जो था उस कंपनी में 6-7 महीने से था, या ज्यादा ही समय से था। काफी लोग ये मेहनत थोड़ा बहुत हार मान के छोड़ दिए। कई सीनियर डेवलपर थे, कई नए नए डेवलपर थे, डेवऑप्स इंजीनियर थे, सबने अपना अपना दिमाग लगाया। लेकिन जब मैं उस कंपनी में गया तो मेरे को बताया कि ऐसा इशू है। और इस इशू में जब मैं बैठा इसको सॉल्व करने के लिए, तो पहला तो मैं नॉर्मल तरीके से काम किया, जो गलत वे था कि मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करने का फ्रेमवर्क को बदल दिया, न्यूगेट पैकेज को बदल दिया, कुछ करके देखा, बट उससे इशू वो था ही नहीं। फिर मैं समझ गया कि इशू इसका नहीं है। फिर मैंने कोड को पूरा चेक किया, पूरा डेबग करके देखा F10 दबा के, बट मुझे कोई इशू दिखाई नहीं दिया। और वैसे भी लोकल पे चल रहा है, डेव में चल रहा है, स्मोक में चल रहा है, यूएट में चल रहा है। फाइनल प्रोडक्शन में स्लो हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्शन से और इसमें क्या डिफरेंस था? नेटवर्क ग्रुप अलग था, फायरवॉल अलग था। तो मैं सिक्योरिटी टीम के पास पहुंच गया, और सिक्योरिटी टीम में जब मैं जा करके अलग अलग जगह मिला और उनके साथ बैठा, मैं उनके एप्लीकेशन को देखा कैसे लगा रहे, तो उन्होंने क्या किया, मेरे सामने राउट टेबल को इंस्पेक्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने कुछ अपने एप्लीकेशन थे, उसको चालू किया, राउट टेबल पे लगा दिया, और मेरे को बोला कि आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट दो। राउट टेबल में वो ये देख रहे थे कि अगर डेव में, डेवलपमेंट में और यूएट में अगर मान लो रिक्वेस्ट जा रही है तो कैसे सर्वर तक जा रही है, पीडीएफ कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे डाउनलोड हो रहा है। लेकिन जब प्रोडक्शन में जब देखे तो वो कैसे जा रहा रिक्वेस्ट देखे, तो वो जो एनएसजी का रूल होता है, फायरवेल के रूल्स होते हैं, उसी में वो उलझ गया। वो जो 4-5 मिनट लग रहा है वो उसमें लग रहा था। उसके बाद वो बाहर जा रहा है, और उसके बाद जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके दे रहा है। तो फिर वो क्यों रुक रहा है उसको देखे, तो पता चला कि हमारे नेटवर्क से बाहर का नेटवर्क कॉल हो रहा है, जो अलाउ नहीं है। और वो पॉलिसी रीड कर रहा है कि इसको देना है कि नहीं देना है कि नहीं परमिशन। हालांकि परमिशन मिल रही है, बहुत लेट मिल रही है। तो फिर मैंने जाके देखा कि जो एचटीएमएल का टेम्पलेट बनाया गया था, जिसमें इनर सीएसएस लगा हुआ था, उसमें एक एचटीटीपीएस वाला सीडीएन का कोड था। सीडीएन मतलब बाहर का नेटवर्क हो गया, किसी अदर कंपनी का सर्वर। तो फिर मैंने क्या किया, उस सीडीएन को ओपन करके उस कोड को, सीएसएस कोड को मैंने कॉपी किया और हार्ड कोड सीएसएस की फाइल बना के डाल के अपने सर्वर में डिप्लॉय किया। प्रोडक्शन में भी एकदम स्पीड से चलने लगा। तो अब ये सोचो कि अगर ये नेटवर्क का ही नॉलेज नहीं रहेगा, पैकेट्स क्या होता है, राउट टेबल क्या होता है, कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक? तो मैं इसीलिए बोला कि अगर आप सीनियर लेवल पे जा रहे हो और आगे जाने ही वाले हो, तो आप टेक्निकली सब में साउंड हो, तब आपको क्या काम पड़ेगा। मेरे को पड़ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि ये हमारे फील्ड का नहीं है। नॉलेज सब लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा नॉलेज लो कि आप पूरा कंपनी का नेटवर्किंग कर लिया आपने। नहीं नहीं, नेटवर्किंग करने के लिए कोई होगा स्पेशल, जो 8-10 साल से नेटवर्किंग का काम कर रहा है, उससे कराओगे। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कराना क्या है। आप उसको इंस्ट्रक्शन तो कैसे दोगे? डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो एप्लीकेशन का, उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी नॉलेज ये होना जरूरी है, थ्योरिकल नॉलेज तो डेफिनेटली होना चाहिए। कंट्रोल राउटिंग, कंप्लायंस एनफोर्समेंट, ये सब इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी लगती है। जैसे पॉलिसी लगती है तो आपके कंप्लायंस वगैरह भी एनफोर्समेंट हो जाते हैं। राउट टेबल में पॉलिसी लगी रहती है, और वो उसको चेक करते हैं हर बार। तो ये राउट टेबल हो गया। पैकेट फ्लो, पैकेट मैंने क्या बोला, डाटा बॉक्स। कोई भी इमेज या कोई भी डाटा एक छोटे छोटे टुकड़े में जाता है, जिसको डाटा बॉक्स बोलते हैं, और उसको हम पैकेट बोलते हैं एक्चुअली नेटवर्क के भाषा में। पैकेट जो कि फ्लो होता है नेटवर्क से एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मान लो कोई क्लाइंट है, तो क्लाइंट से अगर कोई डाटा भेजता है, तो वो पहले लोड बैलेंसर पे जाता है। लोड बैलेंसर मतलब क्या होता है, पिछली बार बताया था, हमारे पास एक से ज्यादा सर्वर है। लोड बैलेंसर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। वो देखता है कि अच्छा रिक्वेस्ट आई है, तुम सर्वर ए पे चले जाओ। वो देखता है अच्छा दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, तुम सर्वर बी पे चले जाओ। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को, ताकि हमारा परफॉर्मेंस जो है बढ़ा रहे एप्लीकेशन का। तो लोड बैलेंसर के पास जाता है, लोड बैलेंसर उसको कहाँ भेज देता है आगे, सबनेट में भेज दिया। सबनेट क्या करता है, एनएसजी के पास भेज देता है। एनएसजी में बहुत सारी पॉलिसी लगी है, वो चेक करती है इसको आगे जाने देना है कि नहीं। अच्छा जाने देना है, तो राउट टेबल पे जाता है। अब राउट टेबल से उसको रास्ता मिलता है कि भाई मुझे जाना कहाँ है, जाना कहाँ, वीएम के पास। तो कैसे जाना है वीएम के पास, सीधा तो नहीं जाता, बट वो बहुत सारे रास्ते से होते हुए वीएम तक पहुंच जाता है। तो आपका जो पैकेट का फ्लो है, जर्नी है, वो इस प्रकार से चलती है। और पैकेट समझ के क्या होता है, छोटे छोटे डाटा बॉक्स होता है जो नेटवर्क में ट्रेवल करते हैं। आप अगर कोई इमेज भेजते हो, वर्ड की फाइल भेजते हो,
व्हाट्सएप से भेजते हो, मेल करते हो, है ना, टीम्स में आप अटैच करके किसी को भेजते हो, तो आपके वो पैकेट्स बन के ही जाते हैं। ये आपको याद रखना। सिक्योरिटी चेक इसमें होता है, क्योंकि जो पैकेट जाता है तो देखो वो एनएसजी को जाके टकराएगा। एनएसजी पूरी पॉलिसी चेक करेगा, देन उसको छोड़ेगा आगे जाने के लिए। राउट लुकअप होता है। राउट लुकअप मतलब वहां भी पॉलिसी लगी होती है, सिक्योरिटी के टर्म्स एंड कंडीशन लगे होते हैं। वहां से पास करने के बाद उसको रास्ता मिलता है। फिर वो एप्लीकेशन तक पहुंच गया तो एप्लीकेशन के अंदर भी अपना ऑथेंटिकेशन है। वो पार करेगा तो फिर उसके अंदर भी चला जाता है। तो ये मतलब इसके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं पैकेट्स के, वो फ्री नहीं घूमते रहता। उसको भी जगह जगह अपना बताना पड़ता है पहचान। जैसे कि आपका यूजर एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन, ट्रैफिक पास थ्रू। तो अगर मान लो यूजर कोई इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहा है, जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट चली जाएगी फायरवॉल के पास, फायरवॉल से जाएगी वेब टायर, फिर ऐप टायर, फिर डाटाबेस। लेकिन वो पास करना पड़ेगा, फायरवॉल ही सबसे बड़ा दीवार है। अगर आपका उधर से ही रुक गया तो रुक गया, आप तो अंदर भी नहीं गए, बाहर ही बाहर रह गए। सबसे मेन दीवार, मेन गेट। जैसे एयरपोर्ट देखे हो, एयरपोर्ट में एंट्री करने का एक ही गेट होता है, वही फायरवॉल है। आप एक बार वहां से अंदर चले गए, फिर अंदर और भी गेट होंगे, लेकिन वहां की सिक्योरिटी हो सकता है कम होगी या दूसरे टाइप की होगी। लेकिन जो मेन गेट होगा, जहां से घुस ही नहीं पाए तो बात ही खत्म हो गई। वो वैसे ही फायरवेल होता है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सर्वर के अंदर कोई डाटा रिक्वेस्ट कुछ भी जाता है, तो फायरवेल में पहले जाता है। फायरवेल अगर परमिट करेगा तो अंदर जाता है, और अंदर भी सिक्योरिटी होती है। फायरवेल एक लेयर है, फर्स्ट लेयर है, जीरो लेयर जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर और भी सिक्योरिटीज होती है उसके अंदर। तो आगे भी रुक सकता है आपका डाटा, बट लेकिन अगर फायरवेल पे रुक गया तो बात ही खत्म हो गई, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इफेक्टिव राउट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्चुअल राउट्स अप्लाइड टू ए एनआईसी, यानी कि एक रास्ता जो एक्चुअल है, जिसमें अगर वो ट्रेवल करेगा तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तो उसको इफेक्टिव राउट्स बोलते हैं। तो जैसे सिस्टम राउट्स होता है, यूजर डिफाइंड राउट्स होता है, बीजीपी राउट्स होता है। ये अलग अलग प्रकार के राउट्स होते हैं, लेकिन सबका काम जो होता है एक ही होता है कि इसको डेस्टिनेशन तक इस डाटा को पहुंचने में डायरेक्शन देना है, उसको मदद करना है, उसको गाइडेंस करना है। राइट। ट्रबल शूटिंग में तो इसको यूज किया जाता है, जैसे मैं भी बताया कि मैंने भी कैप्चर करके अपनी चीजों को पकड़ा था। अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक गोस टू फायरवॉल इंस्टीड ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट के बिना भी अगर मान लो कोई ऐसी ट्रैफिक घुसने की कोशिश कर रही है फायरवॉल तक, यूज इफेक्टिव राउट्स टू आइडेंटिफाई राउट, यानी कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, हो चुका है, तो ये सबको पकड़ने के लिए। लेकिन हालांकि ये डायरेक्ट नहीं करते, इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग लगानी पड़ती है उसमें, तब आप वो पकड़ पाते हैं। यहाँ पर एक कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर दिया हुआ है, जैसे वीनेट पीयरिंग हो गया, वीपीएन गेटवे हो गया और एक्सप्रेस राउट हो गया। तो ये तीन चीज होती है। ये भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्ट। तो पहले जैसे अपन लेते हैं वीनेट पीयरिंग। अभी मैं वीनेट बताया था। वीनेट में मैंने एक सोसाइटी का एग्जांपल दिया था समझने के लिए आसानी से, कि एक सोसाइटी ए है, वो एक वीनेट है, यानी कि प्राइवेट एरिया। लेकिन सोसाइटी बी है उसके बगल में, वो भी प्राइवेट एरिया है, वो भी एक अपना वीनेट है। लेकिन वीनेट पियरिंग का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, उन दोनों वीनेट के अंदर से एक रास्ता जोड़ दिया, कि सोसाइटी ए के लोग बी में जा सकते, बी वाले इधर आ सकते। तो ये वीनेट पियरिंग बोलते हैं इसको। अच्छा, वीपीएन गेटवे क्या होता है? ये सुने तो सभी डेवलपर होंगे। अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम काम किए हो किसी कंपनी का, तो आपको पता होगा कि कंपनी क्या करती है, वीपीएन आपको प्रोवाइड करती है। आपके लैपटॉप में एक छोटा सा एजेंट डाल देती है वीपीएन का, और उसके थ्रू आप कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। आसान शब्दों में मैं इसको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो पब्लिक रास्ता है, पब्लिक रोड जो रहती है ना, जिसमें कोई भी पब्लिक जा सकती है, घूम सकती है, गाड़ी चला सकती है, यानी कि ओपन एरिया, जो कोई भी जा सकता है, आ सकता है। तो पब्लिक रोड में एक टनल बना दिया मैंने, एक गुफा बना दिया, टनल बना दिया, और उसका एक्सेस आपको बता दिया कि भाई आप पब्लिक में यहाँ से जा रहे हो ना, वहाँ एक टनल है, अपना आई कार्ड दिखाना और घुस जाना, सीधा सोसाइटी के अंदर पहुंच जाओगे, या हमारे सर्वर में पहुंच जाओगे, एक्सेस हो जाएगा आपको। तो वीपीएन गेटवे वही होता है कि आप घर में बैठ के इंटरनेट चला रहे हो। दुनिया में इतने सारे लोग अपने घर में इंटरनेट चला रहे हैं, सब पब्लिक है, लेकिन उस पब्लिक में आपको वीपीएन का एक्सेस मिल गया। तो आप पब्लिक इंटरनेट, यानी घर के इंटरनेट जो आपका एयरटेल का, जियो का है, उससे आप कंपनी को कनेक्ट कर पा रहे हो।
किसके थ्रू? वीपीएन के थ्रू। तो ये एक प्रकार का टनल दे दिया आपको, एक रास्ता दे दिया कि आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करो और कंपनी के अंदर आ जाओ और वहाँ के सर्वर का काम करो, जो भी वहाँ का डाटा है, एप्लीकेशन है, आप वर्क करो उसके ऊपर। तो ये वीपीएन गेटवे को समझाने का एक तरीका था, लेकिन आपको तो पता है कि वीपीएन गेटवे एक एजेंट होता है जो आपके लैपटॉप में डाल दिया जाता है, और आप जब उसको पहली बार कनेक्ट करोगे तो आपके कंपनी के जो एप्लीकेशन है, सर्वर के जो एप्लीकेशन है या आपका इंफ्रा है, वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। एक्सप्रेस राउट क्या होता है? एक्सप्रेस राउट का मतलब आप ये समझ जाओ, जैसे हाईवे होता है ना, हाईवे का मतलब एक बहुत ही व्यस्त रोड, बहुत ही बड़ा और चौड़ा रोड, जिसमें ट्रैफिक बहुत ही हाई स्पीड से जाते रहते हैं, 100 की स्पीड से ट्रक चल रही, कार चल रही है, और वो हाईवे कहलाता है। बट लेकिन हाईवे कनेक्ट किसको करता है? एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कन्वर्ट करता है। जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से आप अगर छत्तीसगढ़ में आओगे ना, तो वहां पर आपको हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे। तो वो हाईवे से आप आना जाना कर सकते हो। ऐसे ही दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा रास्ता मिल रहा है, जहां आप बहुत हाईली स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक्सप्रेस राउट क्या करेगा? तो एक्सप्रेस राउट में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक ऑन प्रीमाइस सर्वर है और आपके पास एक क्लाउड सर्वर है। आपके कुछ एप्लीकेशन जो लेगेसी एप्लीकेशन है, ऑलरेडी आपका ऑन प्रीमाइस सर्वर में डला हुआ है 10 साल से, 25 साल से। आप उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, बट किसी कारण से नया डेवलपमेंट आप क्लाउड में कर दिए। लेकिन दोनों को आपस में जोड़ के काम करना है, एक ही कंपनी के दोनों है, और दोनों को सिंक करना है, जोड़ना है आपस में। तो हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस राउट बनाते हैं। तो एक्सप्रेस राउट एक टनल हो जाता है। तो आपका क्लाउड का डाटा ऑन प्रीमाइस में, ऑन प्रीमाइस से क्लाउड में, और बहुत ही हाई स्पीड से आप डाटा ट्रांसफर कर पाते हैं। तो उसको एक्सप्रेस राउट बोलते हैं। और एक्सप्रेस राउट के अलावा यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे साइट टू साइट वीपीएन टनल। यहाँ देखो, पॉइंट टू साइट वीपीएन टनल। ये जो साइट टू साइट वीपीएन टनल होता है, पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन टनल होता है, ये एक नेटवर्क की टोपोलॉजी है। दो अलग अलग एनवायरनमेंट को जब जोड़ा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये ऑन प्रीमाइस सर्वर है ये वाला, और ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है, वीनेट जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर भी सबनेट है बहुत सारे। तो इस वीनेट को ऑन प्रीमाइस सर्वर से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है, साइट टू साइट, ये एक टोपोलॉजी यूज करके इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको पहले यहाँ एक गेटवे बनाना पड़ता है, और यहाँ पर एक गेटवे बनाना पड़ता है, और इन दोनों को जो जोड़ते हैं इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग। आपको हैंड शेकिंग करना पड़ता है। तब ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब इधर का डाटा उधर, उधर का इधर, बहुत हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। टाइम नहीं लगेगा। ओवर इंटरनेट भी आप कर सकते हो। आप वीएम को कनेक्ट कर दिए और डाटा ट्रांसफर कर तो सकते हो, बट वो स्पीड नहीं मिलेगी। आप उतना, आपको बैंडविड्थ नहीं मिलेगा। और ये सर रात दिन 24 घंटे काम करते ही रहना डाटा ट्रांसफर का, तो आप वो कर नहीं सकते ना। तो इसके लिए आपको इस प्रकार का हैंड शेकिंग करना पड़ता है। अब जैसे मान लो ऊपर वर्चुअल नेटवर्क है और नीचे आपकी क्या है, वीएम। वीएम है, ये वर्चुअल मशीन है बहुत सारी। तो इनको आपस में जब जोड़ा गया तो यहाँ पर किया गया पॉइंट टू साइट वीपीएन टनल। तो पॉइंट टू साइट वीपीएन टनल जब किया गया, तब जाकर के हैंड शेकिंग हुआ, डाटा ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा सुन के, यार हम क्या चीज सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या होता है साइड टू साइड, क्या होता है पॉइंट टू साइड, ऊपर से निकल रहा है। तो मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि एक कंपनी में मुझे एक काम मिला। मतलब मुझे बोला गया कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो, और हमें जो है जेड टी एन इंस्टॉल करना है, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, जेड टी एन। तो जेड टी एन का मुझे सेटअप करना है, ताकि मैं अपने डेवलपर को वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन दे सकूं। तो वर्क फ्रॉम होम करने की परमिशन जो है आपको कंपनी तभी देती है जब वो जेड टी एन यूज करती है और आपके लैपटॉप में एजेंट डालती है। आपके नहीं हो तो कंपनी का ही लैपटॉप रहता है, वो जेड टी एन के अंदर आता है वो लैपटॉप, और उसमें एजेंट भी डाला रहता है। तो आप उसमें यूट्यूब नहीं खोल सकते, कुछ और नहीं खोल सकते। आप दूसरा कोई लैपटॉप यूज ही नहीं कर सकते कंपनी का काम करने के लिए, आप कंपनी का लैपटॉप यूज करना है। तो ये सिक्योरिटी के लिए कंपनी करती है। तो एक नई कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो। मैं बोला ठीक है। तो मैंने पूछा तुम्हारा बजट क्या है, क्योंकि एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मुझे सबसे पहले बजट जाना पड़ता है। उनका बजट बहुत कम था, क्योंकि उनके पास डेवलपर
35 के आसपास थे, मतलब 35 लैपटॉप टोटल थे उनकी कंपनी में। तो उनका बजट भी कम था। तो मैं कम बजट का एक कंपनी मैंने ढूंढा, बेंगलोर की कंपनी थी। मैंने कांटेक्ट निकाला, उससे बात किया। बोले ठीक है सर, हम इसको कर देंगे। मैं बोला तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक आप वीएम दे दो, और आपका तो एजोर चल ही रहा है, तो एजोर में आप वीएम दे दो। मैं कंट्रोलर सेटअप करूंगा, और एजेंट जो है लैपटॉप में डालूंगा, और आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। फिर आप बाकी जितने भी 35 लैपटॉप है उसमें एजेंट आप डालते रहना। जितने लैपटॉप में डालोगे उतना बिलिंग आपका आएगा। मैं बोला ठीक है। बिल उसका बहुत ही रिजनेबल था, मैंने हाँ बोल दिया। और मैं वीएम का रेट पता किया एजोर पे, उबंटू वीएम का। तो उस समय उसका रेट करीब आ रहा था 4000 पर मंथ के आसपास आ रहा था। पर कंपनी ओनर को मैंने बताया कि 4000 पर मंथ आ रहा है, तो उन्होंने किसी डाटा सेंटर में पता किया, तो वो 2500 रुपये में सेम वीएम मिल रहा है। डाटा सेंटर का रेट कम था। अब मेरे को उसने फोन किया, तो मैं बोला ठीक है सर, जहाँ कम मिल रहा है आप ले लो। उसने वीएम एक क्लाउड फ्लेयर करके कोई डाटा सेंटर था बेंगलोर का, वहां से वीएम ले लिया। और एज्योर जो है उसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है, जहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। तो जैसे सामने वाले को हमने दिया, तो बोले कि अरे सर, वो डाटा सेंटर अलग है, एज्योर क्लाउड अलग है। मैं अपना कंट्रोलर वहां डाल दूंगा वीएम में, तो ये कैसे एक्सेस करेगा? तो मैं बोला मुझे क्या पता, तुम बता। बोले नहीं, हमें नहीं पता। हमको तो हम तो सॉफ्टवेयर डाल के सेटअप करके देते। तो मैं बोला भाई कुछ तो आइडिया करो। बोलता नहीं, कुछ तो भी नेटवर्किंग करना पड़ेगा। तो मैं बोला वो कौन करेगा? बोले कोई नेटवर्क एक्सपर्ट करेगा। और मैं इंडिया में नेटवर्क एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूँ। जो कंपनी में काम कर रहे हो मना कर दे रहे। बाहर मेरे को प्राइवेट वाला मिल नहीं रहा है, टाइम पे टाइम जा रहा है। हमने पेमेंट भी कर दिया उसको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब नेटवर्क इंजीनियर नहीं मिला। फिर मुझे याद आया कि मेरा फ्रेंड है कॉलेज का कलकत्ता में, वो तो नेटवर्किंग में ही उसको 30 साल हो गया। मैंने उसको फोन किया। उसने फोन करके बोला हाँ हो जाएगा, आपको ना एक गेटवे बनाना पड़ेगा, और इधर एक गेटवे बनाना पड़ेगा, और उसको आपको जो हैंड शेकिंग करना पड़ेगा। और उसमें आपका जो है ये दोनों एक हो जाएंगे, देन सामने वाला फिर अपना काम कर लेगा। मैं बोला यार करेगा कौन? बोलते नहीं, वो तो ढूंढना पड़ेगा। अब नॉलेज मिल गया, ढूंढा नहीं मिला। रात के 2-2 बजे तक बैठ करके मैंने वो काम को कंप्लीट किया, चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल यूज करके। 2-3 दिन लगा पूरा नेटवर्किंग करने में। हो सकता है एक्सपर्ट होता तो उसके लिए 5-6 घंटे का काम था, बट मुझे 3 दिन लगा। 5-5 घंटा भी बैठा मैं, लेकिन मैंने करके दे दिया। तो डेफिनेटली नॉलेज हमेशा काम आता है। आप नॉलेज लो, जरूरत पड़ने पे आपको पता चलेगा। लेकिन आपको पता तो चले ये है क्या चीज, कैसे करना है, वो आपको चैट जीपीटी गूगल कहीं से तो मिलेगा। लेकिन होता क्या चीज है यही पता नहीं। कैसे हैंडशेकिंग क्या होता है, टनल क्या होता है, गेटवे कैसे जुड़ते हैं, बस इतना तो पता रहे कि कैसे करना है, स्टेप्स वगैरह आप वहां से निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट इसीलिए थ्योरी सेशन में आपको ये बहुत ही फायदा हो जाता है। तो वीनेट पियरिंग जो मैं बताया, यही पियरिंग होता है, हैंडशेकिंग जिसको बोलते हैं। कि आपके जो वीनेट है वो आपस में जुड़ जाते हैं प्राइवेटली। जैसे दो सोसाइटी के बीच में अंदर से रोड बना दी है कि ये सोसाइटी ए के लोग बी में जा रहे हैं, बी के ए में आ रहे हैं। बाहर पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं, पब्लिक नहीं पहुंच सकती। तो क्या होता है कि स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो कम लोग है, पब्लिक थोड़ी ना। एक आध दो लोग आना जाना करेंगे तो स्पीड तो वैसे ही ज्यादा रहेगी। प्राइवेट है, बाहर का कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, नो गेट पे नीडेड। वहां तो गेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। सोसाइटी है, सोसाइटी बी में, अब बी के बीच में अगर रोड बना देते हैं तो गेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिक्योर है ना, वो दो ही सोसाइटी के लोग इधर आना जाना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आपका जो क्लाउड में अगर आप वीनेट पेयरिंग करते हैं कि एक वीनेट अलग है और एक दूसरा वीनेट अलग है, उन दोनों का आपको प्राइवेटली जोड़ सकते हैं ताकि डाटा इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सके। तो इसको पियरिंग बोलते हैं, वीनेट पियरिंग, राइट। वीपीएन गेटवे, वीपीएन गेटवे मैंने बताया कि पब्लिक से या बाहर से इंटरनेट के द्वारा आप कंपनी के सर्वर पे नेटवर्क के अंदर एंट्री करते हो, तो उसको बोलते हैं वीपीएन गेटवे। वीपीएन गेटवे के थ्रू एंटर करते हैं। तो आपको कंपनी अगर वीपीएन बनाई है तभी आपको परमिशन दे सकती है कि आप घर जाके मेरा काम करो। अगर कंपनी के पास वीपीएन नहीं है तो बोलेगी मेरे कंपनी में बैठ के काम करो। और अगर देना नहीं चाहती तो भी मना कर देगी कि वर्क फ्रॉम नहीं देते। लेकिन वीपीएन गेटवे के बिना नहीं दे सकते वर्क फ्रॉम, ये याद रखो। पब्लिक इंटरनेट से आप कंपनी के नेटवर्क में जाने के लिए आपको वीपीएन गेटवे चाहिए। उसके लिए स्टैटिक आईपी चाहिए और सॉफ्टवेयर वगैरह सेट करना पड़ता है। और वीपीएन गेटवे के लिए वीपीएन गेटवे अलग अलग टाइप का होता है। साइट टू साइट होता है, पॉइंट टू साइट होता है, वीनेट टू वीनेट होता है। तो जनरली सिचुएशन देख करके डिफाइन करते हैं कि कौन सा वीपीएन गेटवे आपकी कंपनी बना रही है आपके लिए। तो कंपनी डिसाइड करती है, उनके जो आर्किटेक्ट है
वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वीपीएन गेटवे चाहिए, और फिर आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सप्रेस राउट मैंने बताया कि एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे जोड़ने के लिए काम करता है। जैसे कि ऑन प्रीमाइस को क्लाउड में जोड़ दिए, या आप एजोर को एडब्ल्यूएस से जोड़ दिए। तो एक्सप्रेस राउट मतलब बहुत बड़ा टनल होता है, बहुत बड़ा रूट होता है, जहां से हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर होते रहता है 24/7। तो उसके लिए एक्सप्रेस रूट बनाना पड़ता है। हाइब्रिड एनवायरनमेंट बनाने के लिए बनाते हैं, आप ये सोच लो। हाइब्रिड एनवायरनमेंट एक्सप्रेस एक्सप्रेस रूट से ही बनता है। तो ये आपकी लेटेंसी आपकी बहुत फास्ट रहेगी। आपका प्राइवेट ट्रैफिक रहेगा, बाहर से कोई इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर्सनल रहता हो। फिर कंपनी बैंड मतलब हाई बैंडविड्थ रहता है। तो कंपनी इसीलिए इसको यूज करती है कि आपका बहुत ज्यादा मात्रा में टेराबाइट जीबी का डाटा भी आपका बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो सके। एसएलए बैक्ड कनेक्टिविटी होता है। यानी कि अभी जो एजोर वगैरह जो सर्विस दे रहा है ना एक्सप्रेस राउट का, वो एसएलए दे रहा है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसको कस्टमर को प्रॉमिस कर रहा है, भाई आप मेरा सर्विस लो, आपका 24/7 डाटा ट्रांसफर होता रहेगा बिना इंटरप्शन। तो ये सब बैंक, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एसएपी, इनको जरूरत पड़ती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो वो इसको यूज करते हैं। एजोर की सर्विस है एक्सप्रेस राउट। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, टाइम हो रहा है, थोड़ी साइड खत्म कर देता हूँ जल्दी। वीपीएन है ना, यूज केस क्या है, ब्रांच कनेक्टिविटी। एक्सप्रेस राउट मिशन क्रिटिकल। लेटेंसी इसकी बहुत लो रहती है, लो मतलब हाई स्पीड काम करेगा। लेटेंसी हाई है मतलब डाटा ट्रांसफर स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो वीपीएन में एन्क्रिप्टेड रहता है, क्योंकि वीपीएन बाहर से कनेक्ट होता है पब्लिक से, तो एन्क्रिप्शन जरूरी है। एक्सप्रेस राउट ऑफ पियरिंग प्राइवेट होता है, तो इसमें आपको एन्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। बीजीपी ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है कनेक्ट करने के लिए। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं, डायनेमिक राउट एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तो ये भी जो आपका जो है एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में कनेक्ट करता है। जो एक्सप्रेस राउट है वो सर्विस है जोर की। अगर आप उसका पेमेंट देना पड़ता है भाई, फ्री नहीं है। तो आप अगर वो करना चाहते हो और उसकी परफॉर्मेंस लेटेंसी वगैरह, और खास करके इसका एग्रीमेंट प्रॉमिस जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा है, तो एक्सप्रेस राउट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका कम होता है। तो ये भी आपका जो रहता है ऑन प्रीमाइस से एजोर गेटवे, राउट एक्सचेंज, ये कनेक्शन में काम आता है, बट ये उतना ज़्यादा चलता नहीं मार्केट में। बट लेकिन आप समझ जाओ कि ये भी एनवायरनमेंट को जोड़ने का काम करता है, एक प्रोटोकॉल है। राउट प्रोपेगेशन, इसमें क्या होता है कि लर्न राउट ऑटोमेटिकली फ्रॉम गेटवे। तो यानी कि जैसे कि कोई आप एक नया ब्रांच बनाते हो, एक और नया एप्लीकेशन बना रहे हो और उसको भी आप जोड़ना चाह रहे हो, तो ये बड़ी आसानी से ऐड हो जाता है। पहले से ही प्लान किया गया कि आगे जाके आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी, तो हम क्या करते हैं, राउट प्रोपेगेशन डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपका रेड्यूस हो जाता है। आप अगर नया चीज ऐड कर रहे हो नेटवर्क में, वो आसानी से ऐड हो जाएगा, आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पहले से प्लान करना पड़ता है कि आपका एप्लीकेशन कितना बढ़ेगा, आपकी ब्रांचेस कितनी बढ़ेगी। और सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपके पास जो यूज होता है, जैसे एजोर फायरवॉल। फायरवॉल मतलब मेन दीवार। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, पहले फायरवॉल के पास आएगी, फायरवॉल ओके करेगा तब अंदर जाएगी। वैशन क्या होता है, ये मतलब जैसे कि कोई वीएम है, पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट होता है, लेकिन आप बिना पब्लिक आईपी के थ्रू भी कनेक्ट कराना चाह रहे हो सिक्योरली, प्राइवेटली, तो एजोर की एक सर्विस है। इसके द्वारा आप ब्राउजर के द्वारा, लेकिन आप वीएम को कनेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पॉइंट का मतलब होता है कि एंड पॉइंट मतलब जहां से हम अंदर जाते हैं, कोई रिक्वेस्ट को अंदर भेजते हैं, या सर्वर को एक्सेस करते हैं उसके जरिए, तो प्राइवेट है। यानी कि आप पब्लिकली इंटरनेट से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो बहुत ही सिक्योर होता है, प्राइवेट है। डीएनएस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल एड्रेस पीछे रहता है, जस्ट ऊपर एक नेमिंग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके मोबाइल में आप कोई नाम सेव किए अपने मॉम का, मॉम के नाम से सेव किए, तो आप जब कॉल लगाते हो तो आप क्या करते हो, लिस्ट में मॉम, बस बटन दबा देते हो। एक्चुअली मोबाइल नंबर उसके अंदर है, और हो सकता है कि आप मोबाइल नंबर भूल भी गए हो। आप बस देखते हो मॉम डैड, या जो भी आप कीवर्ड लगाए हो, और बस उसको क्लिक करते हो, लेकिन पीछे से क्या हो गया, आपका मोबाइल नंबर कॉल हो गया। ऐसे डीएनएस के अंदर आपका नेम सर्वर होता है, आईपीज होती है। तो डीएनएस नेम जब कॉल करते हैं, तो अंदर की जो आईपी और एग्जैक्ट जो एड्रेस होता है ना, वो कॉल हो जाता है, और आपके सर्वर तक डाटा पहुंच जाता है। ये फायरवेल्स आपका जो रहता है, इसमें
लेयर्स 3 और 7 फायरवॉल बोलते हैं इसको, लेयर्स बोलते हैं इसको। तो ये आपका जो है रूल्स होती है इसमें बहुत सारी। तो नेटवर्क को फिल्टर कर देता है, एप्लीकेशन को फिल्टर करता है, थ्रेट इंटेलिजेंस करता है और लॉगिंग करता है। इसके अंदर रूल्स हम सेट करते हैं। तो हर रिक्वेस्ट को चेक करता है, यानी रिक्वेस्ट इसे चेक होने के बाद ही अंदर पहुंच होगा। तो उसके अंदर अलाउ और ब्लॉक किया जाता है। तो अगर हमने कोई ट्रैफिक को अलाउ किया है तो वो ट्रैफिक अंदर जाएगा, अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो उसको रोक देगा। तो हम जानते हैं कि भाई ये ट्रैफिक को आने दो, तो हमको उसको अलाउ करना पड़ता है, रूल सेट करने पड़ते हैं, तब वो फिर आपका काम करने लगता है। तो हैकर इसको पार नहीं कर पाते रूल्स को, सिक्योरिटी को तोड़ते नहीं। फायरवॉल बहुत ही पावरफुल होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, ये भी याद रखो। ओनली सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी खरीदना पड़ता है लाखों रुपए का फायरवेल का। और फायरवेल का सॉफ्टवेयर भी आता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी याद में रखना। रूल उसमें रहते हैं, नेटवर्क रूल, एप्लीकेशन रूल, नेट रूल। जब फायरवेल अगर मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल सेशन में एजोर को ओपन करके, तो वहां आपको दिखाऊंगा कि ये रूल्स कैसे दिखते हैं और कैसे इसको सेट करते हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस होता है इसमें। फायरवॉल जो रहता है, कोई ऐसी आईपी है जो बार बार काम कर रही है, या फिर अलग अलग क्रेडेंशियल एक ही आईपी से आ रहा है, तो उसको तुरंत ब्लॉक कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा। तो ये सब चीजें जो है ना सस्पिशियस, ये सब डिटेक्ट कर लेता है तुरंत। तो फायरवॉल लगाया इसी के लिए जाता है। बट ये कॉस्टली होता है, लेकिन कंपनी का एप्लीकेशन और डाटा बहुत सिक्योर करना है, कॉस्टली है। तो फिर उन्हें पे करना पड़ेगा फायरवॉल का चार्ज। एज्योर वर्जन ये भी सिक्योर होता है, लेकिन ये क्या करता है कि आरडीपी वगैरह जैसे हम एक्सेस करते हैं, ये ब्राउजर के थ्रू हम वीएम को एक्सेस कर पाते हैं इसके द्वारा। पब्लिक आईपी नहीं होती है वीएम में। फिर भी हम उस वीएम को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक एजोर की एक सर्विस है। प्राइवेट एंड पॉइंट जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सिक्योर होता है, बाहर से इस्तेमाल नहीं कर सकते पब्लिक इसे। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नेटवर्क के अंदर से ही उस एंड पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सिक्वल, स्टोरेज, की वॉल्ट, ये सब बहुत डाटा रहते हैं सिक्योर। तो इसके एंड पॉइंट हमेशा प्राइवेट रखते हैं ताकि पब्लिक से उसको एक्सेस ना किया जा सके। प्राइवेट डीएनएस, तो एक डीएनएस होता है पब्लिक, तो पहले बताया ना कि नाम होता है, उसके पीछे एड्रेस होता है, लेकिन वो पब्लिकली एक्सेस होता है। लेकिन एक होता है प्राइवेट डीएनएस, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमको अगर एक्सेस करना है, बाहर से बिल्कुल नहीं करना है, तो हम प्राइवेट डीएनएस बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि ये बाहर से एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो एक केस स्टडी दिया था, जैसे कि सैप ऑन प्रीमाइज टू एजोर। अगर आपका सैप का एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइज में है और एजोर में भी आपने कुछ बना के रखा हुआ और दोनों को सिंक करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आपका एग्जिस्टिंग सैप डाटा सेंटर है, मल्टीपल फैक्ट्रीज है, और नीड क्लाउड स्केलेबिलिटी और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। तो आपको उसका नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि भाई आपका ऑन प्रीमाइज का नेटवर्क है। एक्सप्रेस राउट बनाना पड़ेगा, जैसे बताया ना, एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट के जोड़ने के लिए एक्सप्रेस राउट की जरूरत पड़ती है। फिर आपको गेटवे बनाना पड़ता है। फिर आप देखो यहाँ पर वीनेट पेयरिंग किया। तो वीनेट पेयरिंग किया मतलब ये इन दोनों के बीच में एक्सेसिबल कर दिया कि डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी इसने सैप वगैरह के एप्लीकेशन डाल के रखे हुए। तो आप देखो, आप कैसे ऑन प्रीमाइज से सैप तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको एक्सप्रेस राउट से यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ वीनेट पेयरिंग के द्वारा आपको इस एप्लीकेशन को एक्सेस करके वापस आपको डाटा मिलेगा। तो ये एक थ्योरी यहाँ पर मैं बताया कि ऐसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी भी दिया हुआ है कि आपका डाटा कैसे जा रहा है। डाटा सेंटर से एक्सप्रेस राउट जाएगा, हब जाएगा, फायरवेल को टच करेगा, फायरवेल से पास होगा तो वीनेट पे जाएगा, सैप के एप्लीकेशन में जाएगा, और एप्लीकेशन के थ्रू वो डाटाबेस पे जाएगा। ये एक रूट होता है एक्चुअली में, उस रूट को फॉलो करते हुए वो जाता है। तो बहुत ही सिक्योर होता है, प्रोटेक्शन देता है ये। तो हमको ये आर्किटेक्चर हमको बनाना रहता है। फाइनल लाइन क्या है? इन एंटरप्राइज क्लाउड पैकेट फॉलो आर्किटेक्चर नॉट शॉर्टकट। यानी कि आपको ये जो चीज है ना, एक आर्किटेक्चर के फॉर्म में काम करना रहता है। आप कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते कि चलो मेरा काम जल्दी हो रहा है, मैं कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको ये पूरा एक आर्किटेक्चर लेवल पे डिसाइड करना रहेगा पूरा नेटवर्क को, और उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टीम, आज के सेशन के लिए।